फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शाम लर्निंग। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ क्लास 10th पे। क्लास 10th बोर्ड की क्लास है और उस पे आज मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ सब्जेक्ट वाइज न्यू वीडियोस। तो आज मैं वीडियो बनाऊँगी सिविक्स की बुक का चैप्टर 1, सिविक्स चैप्टर 1, जिसके लिए मैं प्रेफर कर रही हूँ अपनी एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स के अंदर से ही सीबीएसई बोर्ड जो है वो पेपर मोस्टली बनाती है। और किसी रेफरेंस बुक और स्टैंडर्ड बुक से जाने से अच्छा है कि हम सबसे पहले थ्योरेली जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको रीड आउट कर लें, ताकि हम 1 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन को ईजिली राइट कर सकते हैं, पेपर के अंदर लिख सकते हैं और उस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। These are 10th class NCERT books of civics, political science. So we start from the chapter 1, that name is power sharing. चैप्टर का नाम पावर शेयरिंग है। बड़ा इजी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पावर शेयरिंग असल में होती क्या है। पावर शेयरिंग की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है। इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, की पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे अलग अलग ऑर्गन में या फिर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 4 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं पावर शेयरिंग। तो अब हमें बुक में यहाँ दे रखा है कि ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर का। तो एग्जैक्टली जो ओवरव्यू चैप्टर का है तो हम इसमें ये जानेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया गया। एक टूर लेंगे जिसके अंदर हम 2 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे फिर, और वो 2 कंट्रीज़ होंगी बेल्जियम और श्रीलंका। उनकी डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे और कैसे वहाँ पर पावर शेयरिंग की टेक्निक को अपनाया गया वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक आता है बेल्जियम और श्रीलंका। हम कह सकते हैं कि ये हमने 2 एग्ज़ाम्पल लिए हैं कि हम किस तरीके से ये बताएं कि पावर शेयरिंग को कैसे माना गया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा गया। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बेल्जियम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इम्पोर्टेंट लगे उसको हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, ताकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वो इम्पोर्टेंट रहे। तो बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, और वो इतनी स्मॉल है कि वो हरियाणा से भी छोटी है। बॉर्डर्स जो अब बेल्जियम कंट्री है उसके आसपास जो बॉर्डर पे, जैसे इंडिया के आसपास पाकिस्तान, चाइना और ये श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, इस तरीके से है। तो अब बेल्जियम के आसपास कौन कौन सी स्टेट है, उसका बॉर्डर किस किस को लगता है, वो है फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लुक्समबर्ग। ये सब है। वहाँ की पॉपुलेशन लिटल ओवर 1 करोड़, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द हरियाणा है। वहाँ की एथनिक कंपोजिशन, जो स्मॉल कंट्री है बेल्जियम, वहाँ की एथनिक कंपोजिशन बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है। किस तरीके से कॉम्प्लेक्स है कि ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन। जो 59% लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, पर वो डच बोलते हैं, दिस इज द लैंग्वेज। लेकिन जो अगले 40% पीपल है वो वेल्यूना रीजन में रहते हैं, पर वो फ्रांस बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीकिंग जर्मन। अब इसमें जो 1% रह गया वो बेल्जियन स्पीकिंग जर्मन है। लेकिन ये तो हुई ऑल ओवर बेल्जियम कंट्री के बारे में कि वहाँ पे 49, 50 और 1% के थ्रू पॉपुलेशन विद देयर स्पीकर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल की, अब पता चलेगा कि वहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। कैपिटल के अंदर कैपिटल है उसकी ब्रुसले। ये हमें याद रखना ज़रूरी है कि हम कहाँ की कंपोजिशन कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं कैपिटल की, और कैपिटल का नाम है ब्रुसले। 80% ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच। जो 80% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, बल्कि जो 20% लोग हैं वो डच बोलते हैं। दैट इज़ द वेरी अपोजिट ऑफ द ऑल द बेल्जियम कंट्री, द होल कंट्री। अब एथनिक कंपोजिशन असल में होती क्या है, तो इस चीज़ का जो आंसर है वो हमें बिल्कुल जो पेज का कॉर्नर है वहाँ पे गिवन है, यहाँ पे, कि एथनिक एक सोशल बेस्ड डिवीज़न है जिसके अंदर
कल्चर को शेयर किया जाता है। एथनिक ग्रुप्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती है और कुछ डिफ्रेंशिएशन भी हो सकता है। वो उनके रिलीजन और उनकी नेशनलिटी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, वो उनके कल्चर पे डिपेंड करता है कि वो लोग किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो बुक में यहीं पर ही मैप भी दे रखा है बेल्जियम का, तो हमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम ये देखें। तो ब्रूसली कैपिटल रीजन, देन ये जो येलो शेडेड एरिया है यानी ये है कैपिटल, दिस एरिया। वेलोना, जो ये रेड कलर का एरिया है ये है वेलोन, जहाँ पे फ्रांस स्पीकिंग है, और जो येलो कलर का है वहाँ पे फ्लेमिश, जहाँ पे डच स्पीकिंग है। एंड दिस रेड अपॉन ब्लू लाइन दैट इज़ जर्मन स्पीकिंग, दिस इज़। तो हम अब यहाँ से भी एस्टीमेट लगा सकते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब जो फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी थी, माइनॉरिटी में फ्रांस स्पीकिंग है, लेकिन जो वो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल है। लेकिन जो दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी वो गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो इनका एजुकेशन है वो बाद में जाके उन्हें मिल गया था। इस इकोनॉमिक और एजुकेशनल डिफरेंशिएशन की वजह से इनके बीच एक टेंशन यानी विवाद उठ गए थे डच स्पीकिंग और फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी में। 10 साल तक चले थे, 1950 से 1960 तक। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ आर मोर एक्यूट इन ब्रूसली। लेकिन जो वहाँ की कैपिटल है वहाँ पर ये जो टेंशन है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। ब्रूसली प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी कि जो डच स्पीकिंग पीपल है वो वहाँ पर मेजॉरिटी में थे, लेकिन अगर कैपिटल के अंदर देखा जाए तो वो माइनॉरिटी में थे। तो ये स्ट्रक्चर हुआ हमारा पूरा बेल्जियम का उसकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो अब हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग शुरू होता है कि हम किस तरीके से किसी और कंट्री को इसके साथ कंपेयर करें। तो जिसमें एग्जांपल आता है श्रीलंका का। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन। ये आइलैंड नेशन है। जब हम इंडिया का मैप देखेंगे तो नीचे की तरफ इंडिया से नीचे इंडियन ओशियन के अंदर हमें एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है श्रीलंका। इट इज़ जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु से साउथर्न कोस्ट की तरफ कुछ ही दूरी पर श्रीलंका आता है। इट्स अबाउट 2 करोड़ पीपल। वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, एज सेम एज हरियाणा। Like other nation in the South Asia region, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। जितने भी साउथ एशियन रीजन है उन्हीं के अकॉर्डिंग जो श्रीलंका है उसकी भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर, वहाँ पर ये सोशल ग्रुप्स है, सिन्हला स्पीकर्स दैट आर 74% एंड द तमिल स्पीकर दैट आर 18%। ये वहाँ की एथनिक कंपोजिशन है। हमें ये बात ज़रूर याद रखनी है कि बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन क्या है और श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन क्या है। अमंग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स। अब जो तमिल स्पीकर थे उनके अंदर भी 2 सब ग्रुप्स बने हुए थे। एक थे तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, जो उसी कंट्री के जो तमिल्स थे। एक तो वो तमिल नेटिव्स जिन्हें कहा गया जाता था श्रीलंकन तमिल्स, जो थे 13%। The rest, whose forefather come from India as plantation working during colonial period, are called Indian Tamils. वहीं जो बाकी बचे हुए तमिल्स हैं वो जिनके कभी फैमिली मेंबर्स ब्रिटिश रूल के टाइम पर वहाँ पर प्लांटेशन वर्किंग के लिए गए थे, वो वाले तमिल जिन्हें कहा जाता है इंडियन तमिल। You can see from the map श्रीलंका तमिल्स आर concentrated in north and east of the country. जब हम श्रीलंका के मैप को जो इसी बुक में इधर गिवन है देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वो नॉर्थ और ईस्ट के कंट्री के नॉर्थ और ईस्ट में किस तरीके से फैले हुए हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट। जो सिंहला लैंग्वेज बोलते थे वो धर्म बुद्धिस्ट फॉलो करते थे, और लेकिन जो मोस्टली तमिल्स थे वो हिंदू और मुसलमान थे। पर वहाँ पर 7% क्रिश्चियन भी थे, वो तमिल और सिंहला थे। अब इमेजिन करते हैं कि वहाँ की सिचुएशन कैसी होगी। बेल्जियम के अंदर डच कम्युनिटी को टेक एडवांटेज, कि जो डच कम्युनिटी थी उन्हें एडवांटेजेस मिली कि वो वहाँ पर मेजॉरिटी में है,
तो उस चीज़ की उन्हें एडवांटेज मिली जो फ्रांस और जर्मन पॉपुलेशन को नहीं मिल पाई। This was put the conflict among communists further. This could lead to a very massive partition of the country. जिसके कारण जो कंट्री के अंदर जो पार्टीशन है उस जैसी सिचुएशन भी आ गई थी। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर, लेकिन ये सब चीज़ों को कंट्रोल किया गया क्योंकि हो सकता था कि जो पॉपुलेशन ब्रूसली के अंदर मेजॉरिटी में है वो कैपिटल को ओवरटेक कर ले। In Sri Lanka, the Sinhala community enjoy an ever bigger majority and could impose its will on entire country. लेकिन जो सिंहला कम्युनिटी थी श्रीलंका के अंदर वो अपनी बिगर मेजॉरिटी को लेके चलती थी, इंजॉय करती थी और सबको सामने के इम्पोज भी करती थी। तो चलो अब हम देखते हैं कि श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटीरिज्म कैसा था। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि सिंहला और इंडियन तमिल्स के बीच क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या कन्फ्लिक्ट थे, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि श्रीलंका की जो इंडिपेंडेंस स्टोरी कैसे शुरू हुई। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस कंट्री इन 1948 जो श्रीलंका है वो कब इंडिपेंडेंट हुई? 1948 में। जो सिंहला कम्युनिटी के लीडर थे उन्होंने सिक्योर की डोमिनेंस गवर्नमेंट की एट मेजॉरिटी, क्योंकि सिंहला कम्युनिटी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थी, इन मेजॉरिटी थी वहाँ, जबकि वहाँ पर जो तमिल्स थे और जो बुद्धिस्ट थे वो लोग कम थे। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई वो सिंहला की कम्युनिटी की हुई। As a result, the democratic elected government adopted a series of majority-ism measures to establish Sinhala supremacy. तो वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक मेज़र या फिर एक सीरीज़ शुरू की मेजॉरिटीरिज्म की। मेजॉरिटीरिज्म एक्चुअली होता क्या है कि मेजॉरिटीरिज्म असल में होता क्या है कि जो भी लोग ज़्यादा होते हैं या फिर टू ग्रुप्स डिवीज़न की कर दी जाती है और उसके अंदर ये देखा जाता है कि कितने ज़्यादा लोग एक बात के फेवर में हैं। जो भी एरिया, जो भी ग्रुप मेजॉरिटी में होता है तो उसी की जो पॉलिसीज़ हैं, उसी के थ्रू जो आइडियाज़ होते हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है और माइनॉरिटी ग्रुप वालों को निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो 1956 के अंदर एक एक्ट पास हुआ जिसने रिकॉग्नाइज करा सिंहला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज एंड डिसग्रेडिंग तमिल। 1956 के अंदर एक एक्ट पास हुआ जिसके अंदर जो सिंहला लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया और जो तमिल जो लैंग्वेज है उसको हटा दिया गया। एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया गया प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म, जो बुद्धिज़्म को अपनाता था और बुद्धिज़्म को ही एडॉप्ट करता था। जितने भी ये गवर्नमेंट मेजर थे वो एक के बाद एक ग्रेजुअली एकदम से लोगों के सामने आ गए, लेकिन जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको ये चीज़ बुरी लगी कि उनके साथ ये चीज़ गलत हो रही है कि जब वे इसी कंट्री के अंदर रहते हैं, इस जगह में रहते हैं, तो उन्हें भी वे प्रॉपर राइट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर मिलने चाहिए जो बाकी लोगों को मिलते हैं। उन्होंने जो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है उसको डिनाई किया, अपने इक्वल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट गेटिंग जॉब, जो उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, इग्नोर किया जाता था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और अपने हकों की मांग की। सिंहला और तमिल्स के बीच में ये डिफ्रेंशिएशन हुआ, नेगोशिएशन हुआ कि उन्हें भी इक्वल राइट्स मिले। तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने लॉन्च किया पार्टी स्ट्रगल और रिकॉग्नाइज की तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसके अंदर उन्होंने अपने रीज़न की यानी धर्म को मानने की इक्वालिटी मांगी, अपॉर्चुनिटीज़ की और एजुकेशन और जॉब की, कि उन्होंने कहा कि वे किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, उन्हें इक्वालिटी मिले, हर तरीके की अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन और जॉब में। उन्होंने डिमांड करी कि जो तमिल्स हैं जिनको डिनाई किया गया है उन्हें डिनाई ना किया जाए, उन्हें भी इक्वालिटी मिले। तो बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो जो उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन बनाई थी, जो तमिल जो इंडियन तमिल्स थे उन्हें पसंद नहीं आई, तो उन्होंने 1980s के अंदर
एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जिसका नाम था इंडिपेंडेंट तमिल एलम, और उन्होंने डिमांड की कि जो नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का उसको तमिल के लिए इंडिपेंडेंट कंट्री कह दिया जाए, उस पर शिमला कम्युनिटी का कोई हक ना हो। तो जो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट था वो वाइड स्प्रेड हो गया और जो एक सिविल वॉर के तौर पे उभर कर आया। सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध, यानी देश के अंदर ही किन्हीं दो कम्युनिटी के बीच जब आपसी मतभेद हो जाता है तो उसको नाम दिया जाता है सिविल वॉर, जिसके कारण इस सिविल वॉर में थाउजेंड ऑफ पीपल्स आर डाई ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़। मैनी फैमिलीज फोर्स टू लीव द कंट्री, कुछ फैमिलीज़ को ये भी फोर्स किया गया कि वो कंट्री को छोड़ दे, लीव कर दे, वहाँ से चले जाएं एज रिफ्यूजी एंड लॉस दे। उन्होंने कई और कंट्रीज़ में एज अ रिफ्यूजी शरणार्थियों के तौर पे जगह ली और कईयों ने तो अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइवलीहुड ही लॉस कर दी। तो जो सिविल वॉर वहाँ पर हुआ वो टेरिबल था, जिसके कारण सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई। तो ये एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि इफ़ेक्ट्स हैं, ये हमारे पास ड्रॉबैक्स आए हैं कि किस तरीके से श्रीलंका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनने की वजह से गलत। टू टॉक अबाउट बेल्जियम कि अब बेल्जियम के अंदर पावर को किस तरीके से शेयर किया गया, वहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई किया गया। तो जो बेल्जियम के लीडर थे जो बेल्जियम जो कंट्री थी वहाँ के जो लीडर्स थे, तो उन्होंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट पाथ को रिकॉग्नाइज़ किया, शुरू करा, जिसके अंदर उन्होंने रीजनल जो डिफरेंस और कल्चर जो डाइवर्सिटीज़ थी उसकी एग्जिस्टेंस को महत्व देते हुए 1970 और 1993 के बीच कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी अमेंडमेंट करे, 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करे, वर्कआउट करा, अरेंजमेंट करा, ऐसा बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह फ्रेम करा कि जो रीजनल और जो कल्चर वहाँ के लोग हैं, जहाँ वहाँ की जो डाइवर्सिटीज़ है उसको बिल्कुल भी इफ़ेक्ट ना हो और सभी लोगों को वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छे से मिल सके। तो जो मेन एलिमेंट है बेल्जियन मॉडल के वो अब हम बुक के थ्रू करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रिस्क्राइब करा कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रांस स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहाँ पे डच और फ्रांस स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे। अगर डच स्पीकिंग 4 है तो फ्रांस स्पीकिंग भी 4 ही होंगे। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर टू सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक, तो कुछ स्पेशल लॉ भी बनाए गए जो सपोर्ट करे मेजोरिटी, जो अलग मेजोरिटी मेंबर्स की जो अलग अलग लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज बेसिस ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। हमें पता होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक का क्या मतलब होता है। तो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज बेसिस पे, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरी। क्यों किया गया मेजोरिटी लिंग्विस्टिक बेसिस के अंदर, ताकि एक सिंगल कम्युनिटी कोई मेजर डिसीजन अकेले ही ना ले, सभी की उसके अंदर सहमति हो। सेकंड, मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री। तो जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट में 2 रीजन में बांट दी गई। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वहाँ पे पावर इस तरीके से बांट दी गई कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। कि स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को हर क्वेश्चन का आंसर देना होता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। ब्रूसली हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिस्पेक्ट। जो वहाँ की कैपिटल थी एज लाइक दिल्ली, जहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर एक सेपरेट गवर्नमेंट होती थी जिसके अंदर दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे। फ्रांस स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रूसले बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो फ्रांस के जो स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने एक्सेप्ट करी इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैपिटल के अंदर, जो उनकी कैपिटल थी, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्होंने भी एक्सेप्ट की थी इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ 3 काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू 1 लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव।
तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बाद एक तीसरी टाइप की गवर्नमेंट भी थी जिसे कहा जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको इलेक्ट किया जाता था एक लैंग्वेज के बीच में डच, फ्रेंच एंड जर्मन। ये मैटर नहीं किया जाता था कि वो कहाँ से है। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अगर कभी इन तीनों लैंग्वेज स्पीकिंग लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई मतभेद आ जाता है जिसके कारण इनकी जो रूलिंग है, डेमोक्रेसी है, उसको इफ़ेक्ट किया जाता है, तो ये गवर्नमेंट हेल्प करती है कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशू में। बेल्जियम जो कंट्री है उसका मॉडल में भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन जो लोग हैं उन्होंने इस मॉडल को एक्सेप्ट करा और तब से ये मॉडल एडॉप्ट भी किया। चाहे उन्होंने थोड़े बहुत अरेंजमेंट किए हो, सिविल ट्राइफ हुई हो, मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ के बीच में लिंग्विस्टिक लाइन खींची गई हो, लेकिन आज जो ब्रुसले है उधर अच्छे से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश है। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन, ब्रुसले वॉज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। EU एक एसोसिएशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे है, ये यूरोप के थ्रू बनाई गई थी, तो जिसके अंदर उन्होंने ब्रुसले, बेल्जियम की जो कैपिटल है, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया था। तो अब हमने एक्चुअली इन दो एग्जाम्पल से सीखा क्या है कि जो श्रीलंका और बेल्जियम जो अलग अलग दो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने किस तरीके से रूल्स को बनाया। किसी ने अपनी एथनिक कंपोजिशन को ही अपनी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि उसी को इक्वलिटी प्रोवाइड करके उस गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया। लेकिन कहीं एक कंट्री ने ये भी किया कि मेजॉरिटी पे फोकस करके डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया, जिसके कारण सिविल वॉर जैसी प्रॉब्लम्स भी आ गई, जिसने पावर शेयरिंग की टेक्निक को इफ़ेक्ट किया। तो इधर से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो पावर शेयरिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट मेजॉरिटी के बेसिस पे भी की जा सकती है और इक्वलिटी के बेसिस पे भी की जा सकती है, लेकिन हमें उसके ड्रॉबैक्स को भी समझना चाहिए कि जो उसके बाद में इफ़ेक्ट्स आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस आएंगी, वो कैसी आएगी, ये सब हमारा जानना भी बड़ा ही ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो पावर शेयरिंग है वो डिज़ायरेबल है, यानी जो पावर शेयरिंग है वो ठीक है या नहीं है, कि हमें उसका फेवर करना चाहिए या नहीं। तो अगर हम उसका फेवर करते हैं तो फर्स्टली क्योंकि पावर शेयरिंग एक गुड थिंग है, क्योंकि ये हेल्प करता है, रिड्यूस करता है पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। यानी अगर हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन नहीं आएंगी, सोशल कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, वायलेंस भी नहीं होगी और पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जो गवर्नमेंट बनती है, वो भी स्टेबल हो गई। ये एक गुड वे है, पावर शेयरिंग एक गुड वे है स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए। ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उन दोनों को इकट्ठा करके उनकी विल के अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन, कोई शॉर्ट रन या लॉन्ग रन अडॉप्ट किया जाता है, जिसके कारण यूनिटी ऑफ नेशन एक्सेप्ट की जाती है। सेकंड डीपर रीज़न क्या है कि पावर शेयरिंग गुड है, क्योंकि पावर शेयरिंग के अंदर स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। अगर कोई डेमोक्रेटिक रूल है और अगर उसके अंदर पावर को शेयर नहीं किया गया तो ये उसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। ये गवर्नमेंट को ही नहीं, जो नॉर्मल पीपल है कंट्री के, उन्हें भी इफ़ेक्ट करेगी। पीपल जो है उन्हें राइट है कि वो ये देख सके, ये कंसल्ट कर सके कि उन्हें कौन गवर्न कर रहा है। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही है जिसके अंदर सिटीज़न पार्टिसिपेट करते हैं इस सिस्टम के अंदर। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न प्रूडेंटियल। अब जो हमने पहला निकाला था कि उसी तरीके की वायलेंस वगैरह नहीं होगी, तो उसे हमने कहा प्रूडेंट एंड सेकंड को कहा मोरल। While prudent reasons stress the power sharing will bring our better outcomes, कि पहले रीज़न ने बताया कि ऐसा करने से हमारा बेटर आउटकम होगा। वही बात आ गई कि ड्रॉबैक्स को ध्यान रखते हुए हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। और मोरल रीज़न है वो इम्फसाइज करेंगे कि ये एक अच्छा एक्ट है, वैल्यूएबल है पावर शेयरिंग को करना। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि जो पावर शेयरिंग है उसकी फॉर्म्स क्या क्या है।
जो आइडिया है पावर शेयरिंग का वो अपोजिशन टू द नोटेशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। बहुत ही टाइम से ये सोचा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो पर्सन और ग्रुप के अकॉर्डिंग एक प्लेस पे बैठे और डिसाइड करे कि कैसे क्या हो सकता है, कि जो फॉर्म है डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपल खुद रूल करते हैं देमसेल्फ, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर सेल्फ गवर्नेंस करते हैं, तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पावर शेयर की जाए। अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन मेक मैनी फॉर्म्स। तो जो पावर शेयरिंग है वो अब अलग अलग पॉइंट्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो चुकी है। तो अब हम पॉइंट टू पॉइंट उनके बारे में बात करेंगे। इसके लिए 4 पॉइंट्स है, ये 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आ जाता है। मेजॉरिटी इस क्वेश्चन की यही रहती है कि ये बोर्ड एग्जाम्स में आता ही है कि किस तरीके से फॉर्म्स ऑफ पावर देखी जाती है। इसके अंदर हमें एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे और अलग अलग डेफिनेशंस भी देखने को मिलेगी। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जो पावर है वो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच में शेयर की जानी चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर जो पावर है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अकॉर्डिंग शेयर की गई है। इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंडिया के अंदर जो पावर शेयरिंग 3 ऑर्गन्स में की जाती है उसे क्या कहते हैं? दैट इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये जो है वो अलग अलग ऑर्गन को एक तरीके से ये मान लो अलो करता है, बताता है कि सेम लेवल पर वो डिफरेंट पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस तरीके की सेपरेशन किसी को अल्टीमेटेड पावर प्रोवाइड नहीं करती। ये एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि कोई अपनी जो पावर है उसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहे। In democracy, we even through minister and government official exercise power, they are responsible to parliament और state assembly। अब जो हमने ये 3 डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिए, अब इसके अंदर कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हें हर एक क्वेश्चन का पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को आंसर करना पड़ता है। ऐसे ही जज को अपॉइंट किया जाता है बाय द एग्जीक्यूटिव के थ्रू। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। जज क्या करता है? वो चेक करता है कि एग्जीक्यूटिव और जो लॉ मेड हुआ है लेजिस्लेचर के थ्रू वो ठीक है या नहीं। दिस अरेंजमेंट कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, और इस सिस्टम को कहा जाता है चेक एंड बैलेंस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। जो पावर है वो गवर्नमेंट में डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लेवल पे शेयर की जा सकती है। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंस और रीजनल लेवल में जो ये गवर्नमेंट होती है जनरल लेवल में उसे हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया के अंदर सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट है। जो गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे तो डिफरेंट नेम है डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो जो इंडिया की बात की जाए, इंडिया के अंदर इसे कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज़। ये वाला सिस्टम सभी कंट्रीज़ के अंदर फॉलो नहीं किया जाता, सिर्फ इंडिया के अंदर ही एक्सेप्टेबल है। देर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी भी कई कंट्रीज़ है जहाँ पे कोई भी प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। बट इन दोज कंट्री लाइक आर्स वेयर देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दे कॉन्स्टिट्यूट क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कि जो इंडिया जैसी कंट्री है वहाँ पर ये क्लियरली कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो पावर है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर भी यही करा गया था कि जो पावर को डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, बल्कि श्रीलंका के अंदर इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया गया, नेगलेक्ट किया गया। इसे कहा जाता है फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरीके के प्रिंसिपल एक्सटेंड किए जाते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच आर म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत। जो इंडिया के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत भी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट से नीचे होती है, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसी तरीके से हम पावर को अलग अलग तरीके में हायर लोअर लेवल में
डिवाइड करते हैं और इसे हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। नाउ पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब जो पावर है वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी शेयर की जा सकती है। वो रिलीजियंस और लिंग्विस्टिक दोनों हो सकते हैं। जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी हर एक उसमें से, ये एक गुड एग्जाम्पल है। In some countries there are constitutional and legal arrangement whereby social weaker section and women are represented in the legislature and administration। कई कंट्रीज़ के अंदर ये देखा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल अरेंजमेंट्स हैं वो सोशली वीकर सेक्टर के अंदर या वुमेंस जो हैं वो रिप्रेजेंट करती है। तो इसी तरीके के सिस्टम को हम कहते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो हमने पिछले साल पढ़ा था। इन असेंबली द पार्लियामेंट ऑफ आर कंट्री, ये कंट्री के अंदर कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है किन्हीं स्पेसिफिक पर्सनस के लिए अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज एंड अकॉर्डिंग टू देयर मार्किंग एक्सेट्रा। देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस रिजर्वेशन। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर to diverse social group whose otherwise would feel initiated from the government, and this method is used to give minority community a fair share in power। कि ये जो कभी कभार जो ये मेथड होते हैं सोशल ग्रुप्स में डालने के लिए, ये कभी कभार जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके लिए भी एक फ़ायदेमंद हो जाते हैं। अब फोर्थ मेथड ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। कि जो कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कभी अपनी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या फिर हम ये मान सकते हैं जो गवर्नमेंट ने रूल्स और लॉज रेगुलेट किए हैं, जो पास किए हैं, उनको कई लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। उन्हें ये मानते हैं कि ये लॉ जो है ये आम लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो वो कुछ ग्रुप्स फॉलो किए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स। और वो कुछ मूवमेंट्स करते हैं ताकि वो इन्फ्लुएंस में आ सके, अपनी पावर को शो कर सके। अब एक डेमोक्रेसी के अंदर सिटीज़न को ये फुल फ्रीडम होती है कि वो ये चूज़ कर सके कि कौन पावर में आए और कौन नहीं। कंटेम्प्रेरी जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर ये कंपटीशन लगा ही रहता है डिफरेंट पार्टीज़ में, और जो ये ऐसा कंपटीशन है ये इंश्योर करता है कि किस तरीके से जो पावर है वो एक हाथ में ना रहकर अलग अलग हाथों में जाए। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो ये पावर है ये मेजॉरिटी में एक गवर्नमेंट के पास नहीं रह पाती। इसी के कारण कोलिशन गवर्नमेंट को स्टार्टअप किया गया जिसके अंदर 2 और 3 या फिर मोर देन 2 पार्टीज जो होती है वो ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होकर एक पार्टी फॉर्म करते हैं और उस पार्टी को कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसी के तरीके से कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल फार्मर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स के। ठीक है, जो गवर्नमेंट की पावर्स को, गवर्नमेंट की जो कमिटीज़ हैं उनके अंदर डायरेक्ट वे में अपना डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस के अंदर अपने व्यूज़ को रखते हैं। और बाकी इन सब चीज़ों के बारे में हम जो यूनिट 3 है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स वर्क करते हैं, यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे। Thank you friends for watching my video. Please like my video, subscribe my channel and share with other, and wait for chapter 2 civics.